Hello student, this is Subhashish Sharma from Sivjyoti Educational Group, Kota. Student, today we are going to start revision chapter 7, 8, 9 and 10. Let's start. Student, सबसे पहले हम 7 चैप्टर को लेंगे जो है आपका फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट, हमने फिजियोलॉजी चैप्टर 7 में क्या स्टडी किया था, क्या डिस्कस किया था कि फिजियोलॉजी क्या होती है और स्पोर्ट्स में आने वाली जो इंजरी है वो कैसे होती है और वो किस किस टाइप की इंजरी होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे बॉडी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है बॉडी का, जिसमें मस्कुलर सिस्टम हो गया, आपका स्केलेटन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। फिजियोलॉजी में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और स्पोर्ट्स इंजरी जो आ रहा है यहाँ पे लेसन में, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे स्टूडेंट कि इंजरी कितने टाइप की होती है स्पोर्ट्स में, कौन से टाइप की होती है। तो इन सब बातों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर से जो हमारा पहला टॉपिक था स्टूडेंट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कंपोनेंट्स कौन कौन से थे फिजिकल फिटनेस के अंदर। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट इसमें। सबसे पहला था हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, मस्कुलर एंड्योरेंस, एजाइलिटी एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तो हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसे समझा था स्टूडेंट कि स्ट्रेंथ पहले हमने समझा था कि स्ट्रेंथ क्या चीज है। उसके बाद हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ को समझा था कि मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारे कहां पे काम आती है, जब हम हाई इंटेंसिटी वाले वर्क करते हैं, कोई ओवरवेट को उठाते हैं या वेटेड ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं या हाई इंटेंसिटी वाले वर्क करते हैं, तो यहां पे हम मस्कुलर स्ट्रेंथ को देख पाते हैं। वैसे ही पावर, तो मिनिमम टाइम में हमारा जो मसल्स है कितने अच्छे से मतलब वर्क कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है पूरे पावर के साथ, इसे हम समझे थे। नेक्स्ट हम स्पीड को देखे थे। तो स्पीड, एक डिस्टेंस को हम कितने फास्ट कवर कर पाते हैं, अपना बॉडी एक डिस्टेंस को कितना जल्दी कवर कर पाता है वो भी फास्ट, तो उसे हम स्पीड से समझे थे। मस्कुलर एंड्योरेंस, इट्स मीन जब बॉडी फटीग में आती है, मसल्स में फटीग होती है, तो उस फटीग को सहते हुए उस वर्क को अपना बॉडी किस तरीके से कंटिन्यू कर पाता है। ठीक है, मसल्स किस तरीके से कंटिन्यू अंडर फटीग रहते हुए भी वो वर्क कर पाता है। तो हमने इसे एंड्योरेंस से समझा था। एंड्योरेंस मतलब हमने क्या समझा था स्टूडेंट, सहन शक्ति। वैसे ही एजाइलिटी, तो हमारा बॉडी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में कितने अच्छे तरीके से मूव कर पाती है, बैलेंस हो पाती है बॉडी, तो इसे हम समझे थे। और रेगुलर एक्सरसाइज, तो स्टूडेंट आपको तो ये पता ही है कि रेगुलर एक्सरसाइज के बॉडी में क्या बेनिफिट होंगे, मसल्स डेवलप होगा, क्वालिटी डेवलप होगी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा, हर एक चीज डेवलप होता है। और साथ ही साथ हमारा फिजिकल एक्टिविटी और हमारा फिजिक दोनों में काफी अच्छा डेवलप हमें देखने मिल जाता है। ठीक है, हमने नेक्स्ट क्या देखा है फिर, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी क्या होता है स्टूडेंट, कार्डियो इट्स मीन अपना हार्ट से रिलेटेड यहां पे डिस्कस चल रहा है। ठीक है, आपका हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, हार्ट ब्लड सप्लाई किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी वाला सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इसके ज्यादातर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखना है, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टूडेंट एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है ये हमें समझना है। तो सबसे पहला क्या बताया गया है, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। मतलब अगर जल्दी से हम एक्सरसाइज करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, और जो है हमारा फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, हमने क्या देखना है, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहां पे हमें क्या देखना है, इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, और हमें देखना है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होता है हमें यह देखना है। तो इमीडिएट में हमने क्या देखना है कि इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है, और लॉन्ग टर्म में हमें क्या देखना है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर क्या होता है, हम एक्सरसाइज को लॉन्ग टर्म करते हैं या एक्सरसाइज को अगर हम शॉर्ट टर्म तक ही करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इमीडिएट इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में। सबसे पहले तो आपको ये कॉमन नॉलेज होना चाहिए कि हमारा हार्ट जब हम एक्टिविटी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हार्ट का बीटिंग स्पीड हो जाता है, साथ ही साथ ब्लड पंप अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि हमारा हार्ट मसल्स स्ट्रांग हो जाता है, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, मतलब एक बीट में ब्लड को कितने अच्छे और हाई क्वांटिटी में अपना हार्ट पंप कर पाती है, जो ब्लड पूरे मसल्स को, पूरे बॉडी को सप्लाई होता है, एनर्जी उससे मिलती है मसल्स को, किसी भी मूवमेंट को, किसी भी एक्टिविटी को ठीक तरीके से करने के लिए। ठीक है, और हमने क्या देखा, हार्ट का साइज भी इंक्रीज होता है। एक तरह से देखा जाए तो हार्ट को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है अंडर फिजिकल एक्टिविटी। अगर फिजिकल एक्टिविटी में हम हैं तो
हार्ट को बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिल जाता है। और साथ ही साथ और क्या इफेक्ट हम देखे थे कि अपना बॉडी टेम्परेचर, ब्लड टेम्परेचर भी बढ़ता है इसमें, ठीक है। हम ब्रीदिंग भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, हमारा लंग्स में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इससे लंग्स का साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। जब साइज इंक्रीज होगा तो कॉमन है स्टूडेंट ऑक्सीजन वॉल्यूम, जिसको हम VO2 मैक्स बोलते हैं, वो भी ज़्यादा हम ले सकेंगे, ठीक है। और अच्छे अमाउंट में अगर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारे मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी भी मिल पाता है किसी भी वर्क मूवमेंट एक्टिविटी को करने के लिए। तो स्टूडेंट ऐसा ही, आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट जो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। हमने कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम तब देख लिया स्टूडेंट, अब हमें क्या देखना है, मस्कुलर सिस्टम, मतलब मसल्स में क्या इफेक्ट पड़ती है जब इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजुरी, अगर कोई इंजुरी है तो वो जल्द से जल्द ठीक होती है। प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी, जो बॉडी है वो प्रॉपर शेप में होती है, ठीक है, बिकॉज मसल्स में शेप आएगी तो बॉडी भी शेप होगी। इमरजेंसी स्टोर्स ऑफ एनर्जी इंप्रूव, इमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी इंप्रूव, तो एनर्जी कहां से मिलता है मसल्स को, एटीपी के सोर्स से। सेल्स जो है, कोशिकाएं जो होती हैं, एटीपी से एनर्जी लेती हैं और डायरेक्ट ट्रांसफर कर देती है मसल्स को दे देती है, और वो मसल्स एनर्जी को लेकर पूरे मूवमेंट में अपना यूज कर लेता है एनर्जी को। जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम एक्टिविटी करते हैं, तो एटीपी का जो स्टोर है काफी अच्छा बनता है इससे। नेक्स्ट हम देखते हैं एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मतलब किसी भी मूवमेंट को कर रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो तो उसमें एफिशिएंसी आती है, मतलब सही तरीके से आप कर पाते हो, ठीक तरीके से कर पाते हो, और साथ ही साथ आप लॉन्ग टाइम तक कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज। देखिए स्टूडेंट, जब मूवमेंट हम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा मसल्स लैक्टेट इंक्रीज करने लगता है, लैक्टेट प्रोड्यूस करने लगता है। तो जो लैक्टेट इंक्रीज है, लैक्टेट प्रोड्यूस का जो मैटर है, ये अपने लेवल में सही रहता है, ठीक है। जितना जल्दी मसल से स्वेटिंग हो जाता है तो फटीग उतना जल्दी होने के चांसेस रहती है इसमें। तो मसल्स में स्वेटिंग उतना जल्दी उस टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि मसल्स उतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो फटीग को टोलरेट कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। उसके बाद एक लॉन्ग टाइम के बाद स्वेटिंग उसमें होती है और वो फटीग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इंक्रीज इन एरोबिक एंड एनारोबिक एंड्योरेंस। तो स्टूडेंट, हमने एरोबिक एंड एनारोबिक में क्या डिस्कस किया था, एरोबिक इट्स मीन विथ ऑक्सीजन, एनारोबिक इट्स मीन विदाउट ऑक्सीजन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसा एरोबिक एक्टिविटी जिसमें हम क्या लेंगे, जैसा कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ले लिए, और एनारोबिक में हमने क्या ले लिया, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, जैसा कि 100 मीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग, ऐसा जो होता है ये एनारोबिक में आता है। और एरोबिक में हमने समझ लिया। तो विथ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन आपका बॉडी कितने अच्छे तरीके से अंडर फटीग रहते हुए भी वर्क कर पा रही है लॉन्ग टाइम तक, इसे हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा इफेक्ट मिल जाता है कि आप एरोबिक और एनारोबिक कैपेसिटी जो होता है एंडोरेंस लेवल में, वो अच्छा बन जाता है आपका। डिजायर्ड स्ट्रेंथ डेवलप वैसे ही होता है क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो मसल्स में स्ट्रेंथ ऑलरेडी डेवलप होगा, क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसमें होगा, मसल्स के टिश्यूज स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है। फास्टर रिस्पॉन्स, हम किसी भी चीज का मतलब जो रिस्पांस होता है ना, मतलब कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उसका रिस्पांस भी हमारे बॉडी को देना होता है, ठीक है। तो वो रिस्पांस हमारा सही बन पाएगा, ठीक है, रिस्पांस हम सही तरीके से दे पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजुरीज। तो अब स्पोर्ट्स इंजुरीज क्या है, अब हम इसे समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्पोर्ट्स इंजुरी स्टूडेंट 3 टाइप से होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी, जो हमारे स्किन या जिसे हम जो विजिबल होता है, जिसे हम देख पाते हैं, ठीक है। बोन इंजुरी और हार्ड टिश्यू इंजुरी, इट्स मीन वो इंजुरी जो बोन में होती है, जॉइंट में होती है, ठीक है स्टूडेंट। और एक होता है स्टूडेंट जॉइंट इंजरी, जो भी हम समझ लिए, जो लास्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। एक तो हमारी जॉइंट इंजरी जो जॉइंट में होती है, ठीक है, और एक हमारी बोन इंजरी जो डायरेक्ट इफेक्ट बोन में करती है, ठीक है, और एक हमने क्या देखा है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो मसल्स स्किन में हो जाती है। तो चलिए हम इन सबको समझते हैं। तो स्टूडेंट, हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का अगर बात करते हैं तो हमने काफी सारे इंजरीज के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें कुछ इंजरी हमारे स्किन में होती है, कुछ इंजरी हमारे मसल्स में हो जाती है, जिसमें जैसा कि हमने स्प्रेन और स्ट्रेन को भी लिया था, ठीक है, स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और नेक्स्ट हमने क्या देखना है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे बोन इंजरी। तो बोन में होने वाली इंजरी क्या होती है, जैसे कि बोन भी 7 टाइप के इंजरी आते हैं बोन में, जिसमें बोन एक दूसरे से अलग हो जाती है, कहीं पीस पीस में ब्रेक हो जाती है, कहीं एक बोन टूटकर एक बोन में घुस जाती है, ऐसे ऐसे हमने इंजरीज देखे थे बोन में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जॉइंट इंजरी। तो स्टूडेंट डिसलोकेशन जिसे हम बोलते हैं, जब जो जॉइंट होता है बोन पे, जब
एक जॉइंट होता है बोन पे, तो वो डिसलोकेशन का मतलब होता है कि वो जॉइंट हट जाना, बोन से जॉइंट हट जाना या जॉइंट से बोन हट जाना, इसे ही हम डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। तो वो जहां भी जॉइंट हो हमारे बॉडी में, तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि दो बोन आपस में टच है, दो बोन आपस में जॉइंट है, लेकिन वो जॉइंट जब हट जाती है तभी हम इसे स्टूडेंट डिसलोकेशन मिलेंगे। तो ये भी एक तरह का इंजरी का पार्ट है। तो स्टूडेंट अभी हम और क्या देखना है, कॉसेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की कौन से वो रीजन और है, वो कारण है जिस वजह से स्पोर्ट्स में इंजरी लग जाती है, इंजरी हो जाती है। तो इम्प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं करते हैं तो होने की चांसेस रहती है। इम्प्रॉपर वार्म अप नहीं रहता है, अब वार्म अप नहीं कर पाते हो, नहीं करते हो तो भी इंजरी के चांसेस बनती है। लैक ऑफ फिटनेस की कमी है उस इंडिविजुअल के अंदर और स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करने जा रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, मान लीजिए अभी वो स्पोर्ट्स है जिसमें हेलमेट का जरूरत है, नी पैड, एल्बो पैड का जरूरत है और वो नहीं वेयर कर रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट। न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी, न्यूट्रिशनल इट्स मीन हमने क्या समझा कि न्यूट्रिशन अगर वो ठीक तरीके से नहीं ले रहा है तो उसके बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगा और तब वो मूवमेंट फोर्सफुली करना जाएगा तो उसकी मूवमेंट सही नहीं हो पाएगी और वो इंजर्ड हो सकता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ठीक नहीं है, मान लीजिए ग्राउंड ठीक नहीं है, इवनिंग हो रहा है तो लाइट फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, रेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, पीने का सही पानी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम स्पोर्ट्स में जो फैसिलिटीज होते हैं, जो भी फैसिलिटीज, वो फैसिलिटीज एक स्पोर्ट्स प्लेयर को नहीं मिल पाती है तो भी इंजरी होने के चांसेस है। अभी हमें नेक्स्ट क्या देखना है स्टूडेंट, प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की। अब हम देखेंगे, अभी हमने क्या देखा कि स्पोर्ट्स इंजरी के क्या कारण थे, अभी हमें क्या देखना है स्टूडेंट कि किस वजह से हम स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकते हैं, वो कौन से कारण है जिससे हमें स्पोर्ट्स इंजरी से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक, सही टेक्निक का यूज करें खेलते समय, ठीक है। प्लानिंग अ सेशन, देखिए कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी वर्क हम करते हैं तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं, हम प्री प्लान कर लेते हैं कि हमें आने वाले फ्यूचर में वो टाइम में वो वर्क को किस तरीके से करना है, तब हमारा वर्क सही तरीके से हो पाता है। एट ए टाइम हम प्लानिंग तो नहीं कर पाते ना, हमें कुछ टाइम पहले प्लानिंग करना पड़ता है और तभी उस एक्टिविटी को, उस वर्क को हम सही तरीके से निभा पाते हैं, कर पाते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना भी जरूरी है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, नी पैड आपका, एल्बो पैड, शू, हेलमेट, ग्लव्स वगैरह हमें वेयर करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर कूलिंग डाउन इट्स मीन हम इस समय क्या समझेंगे स्टूडेंट कि वर्क हो जाता है, जब एक्टिविटी हो जाती है तो हमारे बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, तो रेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, उसके भी कुछ एक्टिविटीज होते हैं उसमें कूलिंग डाउन के, जिसमें बॉडी को रेस्ट दिया जाता है, जिसमें बॉडी मसल्स को रिलैक्स मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन सही हो पाता है, बॉडी कूल हो पाती है, क्योंकि बॉडी एक्टिविटी के दौरान बहुत हाई टेम्परेचर में चले जाती है, उसे नॉर्मल टेम्परेचर में हमें लाना होता है, ठीक है। तो कूलिंग डाउन हम इसे समझेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कूलिंग डाउन, ठीक है स्टूडेंट। रेगुलर फिटनेस टेस्टिंग, अब रेगुलर फिटनेस टेस्टिंग भी अपना रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिटनेस में हो, आप फिटनेस में नहीं हो, ये आपको कैसा पता चलेगा जब तक आप फिटनेस टेस्ट नहीं करवाओगे, ठीक है। तो वो आपका कोच या ट्रेनर आपका लेगा फिटनेस टेस्ट, क्योंकि उसी ही देखना होता है आपको और वही खिलवाता है आपको, कोई भी गेम आपसे प्ले करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट एंड गुड पोस्चर, बैलेंस डाइट रहना, पोस्चर भी सही रहना बॉडी का बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ओबेइंग द रूल्स, सभी नियम कानून, सभी रूल रेगुलेशन को मानकर गेम में इन्वॉल्व होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। रूल नहीं हम फॉलो करेंगे, ओबे नहीं करेंगे तो भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टूडेंट हमने ये समझ लिया प्रिवेंशन, हमने ये भी समझ लिया कि कॉसेस, ठीक है, कॉसेस मतलब किस वजह से चोट हमें इंजरी हम हो जाते हैं, हमें इंजरी हो जाती है, और प्रिवेंशन मतलब स्टूडेंट हमने क्या देखा कि किस वजह से हम इंजरी से बच सकते हैं, वही कौन से पॉइंट है, तो वो पॉइंट को भी हमने समझ लिया। अब स्टूडेंट हमें देखना है कि लास्ट जो टॉपिक आ रहा है, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड, मतलब अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक स्टूडेंट आपका होगा वो होगा फर्स्ट एड से रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट एड क्या है स्टूडेंट, तो हमने क्या समझा था, फर्स्ट एड जब एक फील्ड में एक स्पोर्ट्स प्लेयर इंजरी में आ जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो एट ए टाइम हम उसे क्या एम्बुलेंस अवेलेबल करवा सकते हैं या हम उनको एट ए टाइम हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, नहीं, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें उसे हॉस्पिटल तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, जिससे उसकी इंजरी या उसका जो बॉडी और प्रॉब्लम में पड़ सकती है, ठीक है। तो हम वहां पे क्या देखते हैं, तो उसे हम फर्स्ट एड देते हैं, इसी को ही कहते हैं प्राथमिक उपचार, ठीक है, पहला ट्रीटमेंट हम कहते हैं उसे एक तरह से, जो उसके लाइफ को, जो उसके इंजरी को बढ़ने से रोक सकता है, जो उसके लाइफ को प्रॉब्लम में पड़ने से बचा सकता है, ठीक है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट एड का मतलब क्या है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव भी आपको जानना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। जो हमें यहाँ पे दिया गया, देखिए मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड, एम, फर्स्ट एड
ऑब्जेक्टिव, ये सब भी आपको जानकारी रखनी है, हमने ये सब के ऊपर भी डिस्कस किया है। तो फर्स्ट एड मतलब आपने समझ लिया स्टूडेंट। तो जब हमें किसी इंजर्ड प्लेयर को जब हम प्राथमिक उपचार देते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है, ताकि उसकी जान को बचाया जा सके, उसकी इंजरी को बढ़ने से रोका जा सके, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोका जा सके, उसका सिचुएशन को ठीक किया जा सके, ठीक है, वो प्रॉब्लम में है ना तो उसे प्रॉब्लम से निकाला जा सके ताकि वो सही हो सके फर्स्ट एड से। और फर्स्ट एड से अगर थोड़ा हद तक ठीक हो जाता है वो, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसी लगती है कि इस इंजर्ड प्लेयर को हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, तब हम हॉस्पिटल तक उसे पहुंचा भी सकते हैं। और उसमें अगर कुछ ड्यूरेशन लग भी जाता है तो दिक्कत नहीं है, बिकॉज वाई स्टूडेंट, क्योंकि हमने उसे फर्स्ट एड दे दिया है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एड नहीं दिया और हम तब उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो समय अगर लग रहा है, ड्यूरेशन लॉन्ग लग रहा है, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो स्टूडेंट ये था आपका 7 चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 7 चैप्टर। सो स्टूडेंट हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया है रिवीजन। अब हम चैप्टर 8 को देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो चैप्टर 8 है आपका वो है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट बायोमैकेनिक्स में हमने क्या देखा था, क्या डिस्कस किया था। बायोमैकेनिक्स के मतलब ये होती है कि जब ह्यूमन मूवमेंट के ऊपर हम स्टडी करते हैं, जब ह्यूमन मूवमेंट को हम समझते हैं कि उसका बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करता है, कर पाता है। सो स्टूडेंट साइंस में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स, आपने स्टडी किया होगा। तो फिजिक्स में आप मैकेनिज्म पढ़े होंगे, आपको पता होगा। तो मैकेनिज्म वर्ड से ये वर्ड को लिया गया है मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या देखते हैं, इसके साथ स्पोर्ट्स भी लगा। तो स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स का क्या यूज होता है, बायोमैकेनिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में, इन सब के ऊपर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट। हमने इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा था मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, तो मीनिंग तो हमने समझ ही लिया है। इंपॉर्टेंस हमने क्या देखना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स में। तो स्टूडेंट स्पोर्ट्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिना एक्टिविटी वाला वो बिना मूवमेंट वाला या ऐसा कोई एक्टिविटी है, वो उसमें मूवमेंट होता है, हाँ कहीं ज्यादा तो कहीं कम, बट मूवमेंट होता है। और उसी मूवमेंट को समझने के लिए, उसी मूवमेंट को ठीक करने के लिए, सही तरीका देने के लिए, उसे सही डायरेक्शन देने के लिए हम बायोमैकेनिक्स का यूज करते हैं। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बायोमैकेनिक्स। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल, एक स्पोर्ट्स पर्सन बायोमैकेनिक्स का नॉलेज अगर उसे है, बायोमैकेनिकली वो सही है, तो उसका मूवमेंट, उसका एक्टिविटी एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए भी बायोमैकेनिक्स जरूरी है स्टूडेंट। अब हमें क्या देखना है इसमें, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कि कितने टाइप है मूवमेंट के। तो स्टूडेंट देयर आर 4 टाइप, ग्लाइडिंग मूवमेंट, सेकंड एंगुलर मूवमेंट, थर्ड सर्कमडक्शन एंड फोर्थ रोटेशन। सो स्टूडेंट ग्लाइडिंग मूवमेंट में हमने क्या समझा था, जैसे कि अपन रिस्ट है अपना, तो ये किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड होता है, किसी भी डायरेक्शन में टर्न होता है, मतलब 360 डायरेक्शन में ये मूव कर पाता है। तो इसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, मतलब उसका कोई एंगुलर मूवमेंट नहीं होता है उसमें, ठीक है। और अगर हम देखते हैं एंगुलर मूवमेंट, तो जैसा कि हम अपने एल्बो को ले लेते हैं, ये एंगुलर मूवमेंट होता है इसमें। तो ये एंगुलर मूवमेंट के ऊपर हमने स्टडी किया था। अब एंगुलर मूवमेंट को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो इसमें 4 टाइप, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड एडक्शन, ये चारों के ऊपर हमने स्टडी किया था। क्या हमने समझा था, फ्लेक्शन मतलब जब एंगल छोटी होती है, अपने जॉइंट की जो एंगल होती है वो रेड्यूस होती है, कम होती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम एक्सटेंशन देखते हैं तो हमारा जॉइंट का जो एंगल है ये इंक्रीज होता है, ठीक है, ये इंक्रीज होता है। तो वैसे ही हमने एबडक्शन और एडक्शन में क्या समझा था कि एबडक्शन जो है, जो हमारे बॉडी, मान लीजिए हम, आप उसको सेंट्रल लाइन ले लीजिए और आपके हैंड अगर आपके बॉडी से दूर जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है, तो इसे हमने एबडक्शन से लिया था। और यही हैंड अगर सेंट्रल लाइन वापस आपके बॉडी के पास आ रही है तो आपने इसे एडक्शन से समझा था, ठीक है। सेंट्रल लाइन से दूर जाना उसे हम कहेंगे एबडक्शन, सेंट्रल लाइन के पास आना या सेंट्रल लाइन में आना तो उसे हम कहेंगे एडक्शन। तो स्टूडेंट वैसे ही हमने सर्कमडक्शन के ऊपर भी देखा था। सर्कमडक्शन नाम ही आ रहा है सर्कम, इट्स मीन सर्कल, तो सर्कुलर वे में घूमना ही सर्कमडक्शन कहलाता है, ठीक है, सर्कुलर वे में मूवमेंट होना। वैसे ही रोटेशन, अपने एक्सिस में रहकर रोटेट होना। जैसे कि हम अपने हेड को ले लेते हैं, हमारा एक्सिस यहां पे है तो हम देखिए हेड को रोटेट कर रहे हैं साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये अपना रोटेशन हो गया। तो इसे समझने में ज्यादा कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी है। ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, इसके पॉइंट 4, और वैसे ही थर्ड में आ रहा है सर्कमडक्शन एंड फोर्थ में आ रहा है रोटेशन। ये थे आपके स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है हमारा इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स।
न्यूटन्स लॉ को भी हमें समझना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। जो ये टॉपिक है न्यूटन्स लॉ, जो लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम समझेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? पहला लॉ में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ऑब्जेक्ट जहां पर है उसे वहीं पर ही हम देखते हैं, वो वहीं पर ही रहता है जब तक उसे या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तब तक वो वहीं पर रहता है और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आती है। वैसे ही हमने लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या देखा था कि जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। और वैसे ही स्टूडेंट, हमने लॉ ऑफ रिएक्शन में क्या देखा था? जैसा कि एक बॉल है, आप उसे दीवार पे मार रहे हो और वो बॉल दीवार से टकराता है तो वो एक्शन, और वो टकरा के आपके पास आता है वापस तो वो रिएक्शन कहला जाता है। तो इसके गेम में हमने कैसा यूज किया था? तो जैसा कि मान लीजिए इनर्शिया को हमने कैसा यूज किया था कि एक फुटबॉल का फील्ड है, वहां पे हम फुटबॉल रख देते हैं तो फुटबॉल अपने जगह पे ही रहता है जब तक कोई इंडिविजुअल, कोई प्लेयर आके उसमें किक नहीं करता है, ठीक है। वैसे ही एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलता है। जैसा कि एक प्लेयर को फुटबॉल किक करता है तो दूसरा प्लेयर क्या करता है, जैसा ही उसे बॉल मिलता है वो गोल की तरफ किक कर देता है जहां पे गोल पोस्ट होता है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ ना, जिस डायरेक्शन में आया वैसे ही उसे किक लगा और उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम समझ लेते हैं। और एक्सेलरेशन मतलब ये भी होता है कि जितने स्पीड में आया उसके पास बॉल, वो उससे भी 1 गुना ज्यादा स्पीड या 2 गुना ज्यादा स्पीड में गोल पोस्ट के पास चला गया फुटबॉल। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? लॉ ऑफ रिएक्शन। जैसे ही बॉल आया तो उसका बॉडी रिएक्ट कैसा किया? उसका बॉडी ने किक कर दिया, उसके फुटबॉल में किक लगते ही वो बॉल गोल पोस्ट के पास चला गया, ठीक है। तो एक्शन क्या हो गया? एक्शन सामने वाले ने किया और रिएक्शन इसने कैसे दिया? उस फुटबॉल को किक करते हुए। तो एक्शन रिएक्शन को भी हम लोग समझ गए। काफी सिंपल है स्टूडेंट, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बस आप ध्यान में रखिएगा इसे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो न्यूटन का है और इसे गेम में कैसे हम यूज करते हैं, तो हमने इन सब के ऊपर डिस्कस किया था स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।